नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजों से जुड़ी कुछ बहुत अहम बातों पर गौर करेंगे। जी। जैसे कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, वो शपथ लेते वक्त क्या कहते हैं, और हाँ, उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह क्या हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं और मकसद है इन जानकारियों को आसान भाषा में समझना, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी या दूसरे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए होता है? पहली शर्त तो शायद सीधी है। जी, पहली शर्त तो बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो है ही। और इसके साथ 3 में से कोई एक क्वालिफिकेशन, मतलब एक शर्त पूरी करनी होती है। अच्छा, 3 में से एक। जी। कौन सी है वो? देखिए, ए, या तो वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट या फिर एक के बाद एक, मतलब अलग अलग हाई कोर्ट्स में मिलाकर जज रहे हों। अच्छा, 5 साल हाईकोर्ट जज का अनुभव। जी। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है कि कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में या वही एक के बाद एक हाई कोर्ट्स में वकील यानी एडवोकेट रहे हों। 10 साल वकालत का अनुभव। और तीसरी शर्त, वो थोड़ी अलग है शायद। हाँ, तीसरी वाली थोड़ी अलग है। वो ये है कि वो व्यक्ति प्रेसिडेंट की राय में, उनकी नजर में, एक माने हुए कानून के जानकार हों, मतलब एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अच्छा। जी हाँ। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो पहले जज या वकील रहे हों। ये कानून के विद्वानों के लिए भी रास्ता खुला रखता है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। और एक और चीज, संविधान में जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज तय नहीं की गई है ना? बिल्कुल नहीं, कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। अनुभव पर जोर है, उम्र पर नहीं। सही कहा। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं शपथ की, ओथ और एफर्मेशन। जी, पद संभालने से पहले ये बहुत जरूरी है। हाँ, ऑफिस संभालने से पहले उन्हें शपथ लेनी ही होती है। किसके सामने होती है ये शपथ? ये प्रेसिडेंट के सामने होती है, या फिर प्रेसिडेंट इस काम के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं उनके सामने। और शपथ में होता क्या है, क्या कहते हैं जज? शपथ में वो कई वचन लेते हैं, जैसे कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, ट्रू फेथ एंड अलीजेंस। भारत की संप्रभुता और अखंडता, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, उसे बनाए रखेंगे। बिल्कुल। और अपनी पूरी क्षमता, ज्ञान और विवेक से, बिना किसी डर या पक्षपात के, विदाउट फियर और फेवर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिना किसी राग या द्वेष के, मतलब अफेक्शन और इलविल के, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे और संविधान और कानूनों को बनाए रखेंगे। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं लगती। बिना डर या पक्षपात, राग या द्वेष, ये तो जैसे न्यायपालिका की आत्मा है। बिल्कुल सही। ये शपथ जुडिशरी के जो कोर वैल्यूज हैं उनको दर्शाती है। अच्छा, अब आते हैं सैलरी और भत्तों पर। सैलरीज एंड अलाउंसेस। हाँ, ये कौन तय करता है? ये संसद तय करती है, पार्लियामेंट, समय समय पर कानून बनाकर। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि एक बार जज नियुक्त हो गए तो उसके बाद उनकी सैलरी और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। मतलब उनके लिए नुकसानदायक बदलाव नहीं हो सकता। अच्छा, सिवाय एक स्थिति को छोड़कर शायद। हाँ, सिवाय वित्तीय आपातकाल के, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि एक बहुत ही असाधारण स्थिति है। तो ये नियम क्यों है? मतलब सैलरी कम न करने वाला? ये उनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि उन पर कोई आर्थिक दबाव ना हो और वो बिना किसी डर के फैसले ले सके। समझ गई। और 2018 में इसमें कुछ बदलाव हुआ था, सैलरी बढ़ी थी शायद। जी हाँ, 2018 में बढ़ोतरी हुई थी। चीफ जस्टिस की सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 280 लाख प्रति माह कर दी गई थी। और बाकी जजों की? और जो अन्य जज हैं उनकी सैलरी 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 प्रति माह कर दी गई थी। अच्छा खासा इजाफा। सैलरी के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, सैलरी के अलावा उन्हें समचुरी अलाउंस मिलता है, मुफ्त आवास, फ्री अकोमोडेशन मिलता है, और दूसरी सुविधाएं जैसे मेडिकल, कार, टेलीफोन वगैरह भी मिलती हैं। ये सब इसलिए ताकि वो पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दे सकें। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का क्या सिस्टम है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजों को उनकी जो आखिरी सैलरी होती है, आखिरी ड्रॉन सैलरी, उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। अच्छा, 50% पेंशन। ये भी जरूरी है। जी, ये उनकी सेवा का सम्मान और भविष्य की सुरक्षा दोनों है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी चीजें, क्वालिफिकेशंस, शपथ, सैलरी, भत्ते, पेंशन,
ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वतंत्रता और उनके पद की गरिमा को बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल, और एग्जाम्स के नजरिए से भी ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है और जजों की स्वतंत्रता क्यों इतनी अहम है। निश्चित रूप से ये सारी डिटेल्स दिखाती हैं कि संविधान बनाने वालों ने एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना की थी। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली क्वालिफिकेशन है, जिसमें प्रेसिडेंट की राय अहम होती है, इसका न्यायपालिका की संरचना पर क्या असर हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसके क्या फायदे हो सकते हैं या क्या चुनौतियां? बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। ये तो शायद हम सब जानते हैं। हाँ, ये काफी कॉमन जानकारी है। पर क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि संविधान उनके पद के लिए कोई फिक्स्ड मतलब निश्चित कार्यकाल तय नहीं करता? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कोई तय टेन्योर नहीं है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विश्लेषण का विषय कि सुप्रीम कोर्ट के जज आखिर कब तक पद पर रहते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें हटाने का तरीका क्या है। बिल्कुल। और इसके लिए हम संविधान के प्राविधान और जो जज जांच अधिनियम 1968 है उस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो लक्ष्य यही है कि इन नियमों को, खास तौर पर जो हटाने की प्रक्रिया है, जो सुनने में ही थोड़ी पेचीदा लगती है, उसे ठीक से समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो शुरू करते हैं कार्यकाल की शर्तों से। जैसा आपने कहा, तय कार्यकाल तो है नहीं, सिर्फ 65 साल की रिटायरमेंट उम्र। जी। और हाँ, एक और बात, अगर जज की उम्र को लेकर कोई सवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो उसका फैसला कौन और कैसे करेगा, ये संसद कानून बनाकर तय करेगी। ये भी व्यवस्था है। ओके। और अगर कोई जज खुद पद छोड़ना चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा लिखकर दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका है पद छोड़ने का। ठीक है, तो रिटायरमेंट हो गई, इस्तीफा हो गया, और तीसरा है पद से हटाया जाना। ये सिर्फ और सिर्फ संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। यहीं पे वो प्रक्रिया आती है जिसे शायद महाभियोग या इम्पीचमेंट जैसा कुछ कहते हैं। हाँ, आम भाषा में कह सकते हैं। हालांकि संविधान में इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। जजों के लिए रिमूवल या हटाया जाना कहा गया है। अच्छा, तो इस हटाए जाने के आधार क्या हैं? मतलब किस बिना पर ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है? सिर्फ 2 आधार हैं। संविधान में साफ लिखा है, साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। साबित कदाचार या अक्षमता। और इसे शुरू कैसे करते हैं? प्रक्रिया काफी विस्तृत है। शुरू करने के लिए भी एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। कौन लाता है प्रस्ताव? अगर लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों के दस्तखत चाहिए, और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्य। 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा। फिर ये प्रस्ताव वो अपने सदन के स्पीकर या चेयरमैन को सौंपते हैं। और स्पीकर या चेयरमैन का क्या रोल है? क्या उन्हें वो प्रस्ताव मानना ही पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके विवेक पर है। वो चाहें तो प्रस्ताव स्वीकार कर लें या फिर उसे सीधे सीधे खारिज भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो गेटकीपर की तरह है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो अब अगला कदम होता है आरोपों की जांच। जांच? उसके लिए क्या होता है? उसके लिए 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई जाती है। इस समिति में कौन लोग होते हैं? ये तो काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण। इसमें आमतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के ही कोई और जज होते हैं। ठीक है। साथ में किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, मतलब कानून का कोई बहुत जाना माना एक्सपर्ट। यानी काफी हाई लेवल कमेटी होती है ये। जी हाँ, ये समिति पूरी जांच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है कि जज पर लगे आरोप सही हैं, मतलब वो दोषी हैं या नहीं। और अगर समिति कहती है कि जज दोषी हैं, तब क्या? तब वो प्रस्ताव वापस संसद में जाता है। और यहाँ आता है प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा। वो क्या है? उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। ओ, विशेष बहुमत। ये क्या होता है? साधारण बहुमत से अलग? हाँ, काफी अलग और काफी मुश्किल। इसका मतलब है कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत तो चाहिए ही। ठीक। और साथ ही उस दिन सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत। ये तो बहुत कठिन शर्त है। भाई, इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी जटिल मानी जाती है।
और अगर मान लीजिए ये नामुमकिन सा दिखने वाला विशेष बहुमत दोनों सदनों में मिल गया, तब जाकर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। तब प्रक्रिया पूरी होती है। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ये जानना तो और भी ज्यादा चौंकाता है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इस तरह हटाया नहीं गया है। हाँ, ये सच है। प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक कोई जज इस तरह हटाए नहीं गए। कोई उदाहरण है जहां ये प्रक्रिया शुरू हुई हो? हाँ, एक मामला है जस्टिस वी रामास्वामी का। 1991-93 की बात है ये। उनके खिलाफ प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति भी बनी थी। अच्छा, समिति ने क्या पाया? समिति ने उन्हें कदाचार का दोषी पाया था। दोषी पाया था, फिर भी उन्हें हटाया नहीं गया, क्यों? क्योंकि जब प्रस्ताव लोकसभा में वोटिंग के लिए आया तो उसे वो जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिला? उस समय जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी थी, उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वो एब्स्टेन कर गए, तो बहुमत नहीं जुट पाया। ओहो, तो ये मामला दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी मुश्किल है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण भी आ जाते हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया की कठिनाई और उसके राजनीतिक पहलू दोनों को उजागर करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। वो चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, हाँ, या फिर उन्हें साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर एक बहुत ही कठिन कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। बिल्कुल। ये जो पूरी व्यवस्था है ना, ये असल में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। कैसे? देखिए, हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए है ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। सही बात। लेकिन साथ ही हटाने की एक प्रक्रिया का होना ये भी तय करता है कि एक तरह की जवाबदेही भी है। भले ही उसका इस्तेमाल लगभग नामुमकिन सा लगता हो, पर वो है जरूर। ये समझने से हमारे संविधान की जो बारीकियां हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो समझ आते हैं। हाँ। और अंत में शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जरूर, कि ये जो तथ्य है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया संविधान में मौजूद है, एक बार काफी आगे तक बढ़ी भी, लेकिन फिर भी आज तक कोई जज हटाया नहीं गया। तो ये इस मैकेनिज्म की, इस व्यवस्था की असल प्रभावशीलता के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये हमारे जजों के ऊंचे नैतिक आचरण का सबूत है, या फिर ये दिखाता है कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, शायद वो जुटाना ही बहुत मुश्किल है? ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुछ खास किस्मों पर बात करेंगे। जी, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस, एड हॉक जज और रिटायर्ड जज। हाँ, ये जानकारी हमें जो नोट्स मिले हैं उनसे है। और देखिए, मकसद है कि इनको आसान भाषा में, थोड़ी इंग्लिश में समझें। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस, इनकी जरूरत कब पड़ती है? देखिए, एक्टिंग सीजेआई तब नियुक्त होते हैं जब मान लीजिए भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई का पद खाली हो गया हो। अच्छा। या फिर सीजेआई किसी वजह से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, छुट्टी पर हो या कहीं बाहर गए हों। ठीक है, और कोई स्थिति? हाँ, एक और है, अगर सीजेआई अपने पद के कर्तव्य निभाने में, मतलब काम करने में असमर्थ हो किसी भी कारण से। ओके, तो इन तीनों स्थितियों में एक्टिंग सीजेआई नियुक्त होते हैं। और ये नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि सीजेआई के ऑफिस का काम लगातार चलता रहे, रुके नहीं, निरंतरता बनी रहे। समझ गया, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, तो ये तो हुई एक्टिंग सीजेआई की बात। अब आते हैं एड हॉक जजों पर। ये क्या होता है? हाँ, एड हॉक जज ये तब नियुक्त होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सेशन चलना है या चल रहा है, लेकिन स्थायी जजों की जो न्यूनतम संख्या चाहिए होती है वो पूरी ना हो, जिसे कोरम कहते हैं। अच्छा, कोरम पूरा करने के लिए? तो मतलब जजों की कमी हो तब? बिल्कुल, अगर कोरम पूरा नहीं है तो कोर्ट का सेशन हो नहीं सकता या जारी नहीं रह सकता। तो फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति? नहीं, यहाँ थोड़ा अलग है। एड हॉक जजों की नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस करते हैं। ओह, ओके, सीजेआई करते हैं। और कौन बन सकता है एड हॉक जज? किसी हाई कोर्ट के जज को एड हॉक जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी हाई कोर्ट जज को? हाँ, पर कुछ शर्तें हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, शर्तें क्या है, बताइए जरा। पहली शर्त तो ये है कि जिस हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले सलाह मशवरा करना होगा। हाँ, ठीक है, कंसल्टेशन जरूरी है। और दूसरी, इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से सहमति लेनी होगी। प्रायर कंसेंट? हाँ, राष्ट्रपति की सहमति भी चाहिए। और जज के लिए भी कोई शर्त? हाँ, बिल्कुल। जिस जज को नियुक्त किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य, मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो जरूरी है ही।
और एक और बात, ऐसे नियुक्त जज का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने हाई कोर्ट के काम से ज्यादा प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में हाजिर होने को दें। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम पहले। हाँ, और इस दौरान जब वो एडहॉक जज के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज वाले सारे अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं। ओह, तो वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही काम करते हैं उस समय। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि जजों की कमी से कोर्ट का जरूरी काम ना रुके। सही बात है, काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, अब तीसरे टाइप पर आते हैं, रिटायर्ड जज। हाँ, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इनकी जरूरत कब और कैसे पड़ती है? देखिए, किसी भी समय अगर सीजेआई को लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या फिर किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, कौन से हाई कोर्ट जज? वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए योग्य हों, उनसे सीजेआई अनुरोध कर सकते हैं कि वो एक अस्थायी अवधि के लिए, मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करें। अच्छा, मतलब रिटायर्ड जजों को वापस बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए? हाँ, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए। पर यहाँ भी कुछ शर्तें हैं। यहाँ भी शर्तें? क्या है वो? पहली तो वही, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल। और दूसरी, जिस रिटायर्ड जज से ये अनुरोध किया जा रहा है उनकी खुद की सहमति, उनका कंसेंट भी जरूरी है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, मर्जी तो पूछनी पड़ेगी। तो इन्हें क्या मिलता है, मतलब पर्क्स वगैरह? ऐसे जज उन भत्तों, मतलब अलाउंसेस के हकदार होते हैं जो राष्ट्रपति तय करें। ओके। और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जज के सारे क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं। पावर्स एंड प्रिविलेजेस सब। लेकिन क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज माना जाता है, मतलब ऑफिशियली? नहीं, यही एक पेंच है। उन्हें उस अवधि के लिए सारे अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। वो बस उस भूमिका में एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जरूरत पड़ने पर अनुभवी जजों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करने का एक तरीका है, खासकर जब कोर्ट पर काम का बोझ ज्यादा हो। सही। तो ये हो गए 3 तरह के विशेष जज, एक्टिंग सीजेआई, एडहॉक और रिटायर्ड जज। ये अलग अलग हालात में सुप्रीम कोर्ट का काम सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि ये व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट को जरूरत के हिसाब से ढलने, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। निश्चित रूप से ये प्रक्रियाएं कोर्ट की एफिशिएंसी, कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये एक अहम सवाल भी खड़ा करती हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स का, इन अस्थायी नियुक्तियों का जो स्थायी पद खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेम्पररी इंतजाम की वजह से परमानेंट पोस्ट भरने में देरी हो? हाँ, यही। क्या इन तात्कालिक उपायों से स्थायी नियुक्तियों में विलंब तो नहीं होता? इस पर आगे सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर शायद हमें भविष्य में और बात करनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी, नमस्कार। आज हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर समझेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट की मुख्य सीट कहाँ है, काम कैसे होता है वहाँ, और सबसे जरूरी बात इसकी आज़ादी, इसकी स्वतंत्रता कैसे पक्की की जाती है। और ये यूपीएससी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही अहम है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सीट, मतलब वो जगह जहां कोर्ट बैठता है, और उसका प्रोसीजर, उसका तरीका क्या है? हाँ, तो देखिए, संविधान तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, वो मेन सीट है। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो राष्ट्रपति से हाँ करवा के, मतलब उनकी मंजूरी लेकर, किसी और जगह को भी सीट बना सकते हैं। अच्छा, कहीं और भी? हाँ, पर ये कंपलसरी नहीं है, बस एक ऑप्शन है। और कोई कोर्ट राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस को ये कह नहीं सकता कि आप सीट बदलो या यहाँ रखो, वो उनका फैसला है। समझ गया। और प्रक्रिया का क्या, मतलब कोर्ट अपना काम कैसे करता है, रूल्स वगैरह? हाँ, तो प्रक्रिया के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है। वो राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने काम करने के और प्रक्रिया के नियम खुद बना सकता है। अच्छा, अपने नियम खुद? बिल्कुल। और इसमें खास बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले होते हैं या फिर वो मामले जो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सलाह के लिए भेजते हैं, हाँ हाँ, वो सलाह वाले मामले। उन्हीं मामलों पर कम से कम 5 जजों की बेंच बैठेगी। 5 जज होने ही चाहिए। ओके, मतलब बड़े
अहम मामलों के लिए बड़ी बेंच। एकदम सही। बाकी जो दूसरे मामले हैं वो सिंगल जज भी सुन सकते हैं या फिर 2 जजों की डिवीजन बेंच। ठीक है। और सारे फैसले, ये जरूरी है, खुली अदालत में होते हैं, सबके सामने, और मेजॉरिटी वोट से तय होते हैं। और अगर जजों में सहमति ना हो तो? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर किसी जज की राय अलग है तो वो अपनी असहमति वाली राय या फैसला, जिसे डिसेंटिंग ओपिनियन कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मतलब कोई आम अदालत नहीं है, ये देश की संघीय अदालत है, फेडरल कोर्ट है। हाँ। अपील सुनने वाली सबसे ऊंची अदालत, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनकी गारंटी देता है ये, और संविधान का गार्डियन भी है, संरक्षक। तो इतना सब कुछ जिसके पास हो, उसका सरकार मतलब कार्यपालिका और संसद यानी विधायिका की किसी भी दबाव या असर से आजाद होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो बिना डरे, बिना किसी का पक्ष लिए न्याय कर पाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। इसके बिना तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो फिर संविधान ने क्या तरीके अपनाए हैं इसे स्वतंत्र रखने के? क्या इंतजाम है? हाँ, संविधान ने बहुत सोच समझकर कई लेयर्स बनाई हैं इसकी स्वतंत्रता के लिए। जैसे सबसे पहले जजों की नियुक्ति का तरीका, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, वो कैसे होता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन अकेले नहीं। उन्हें न्यायपालिका के सदस्यों से मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से सलाह करनी पड़ती है। अच्छा, सलाह लेनी पड़ती है। हाँ, इससे क्या होता है कि सरकार की अपनी मनमानी कम हो जाती है, प्योरली पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं हो पाती। अच्छा। फिर है कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, जजों को कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। राष्ट्रपति उन्हें केवल उन्हीं आधारों पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं जो संविधान में लिखा है। मतलब वो जो महाभियोग, इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस है। हाँ, वो लंबा और मुश्किल प्रोसेस। हाँ, वो राष्ट्रपति की मर्जी पे निर्भर नहीं है कि जब चाहा हटा दिया। और फैक्ट ये है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इम्पीच हुआ ही नहीं है। ये बात तो है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये सुरक्षा कितनी मजबूत है। सही कहा। फिर आती है वित्तीय स्वतंत्रता, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस और खर्चे। जजों की जो सैलरी, भत्ते, छुट्टियां, पेंशन वगैरह हैं, वो संसद तय करती है। लेकिन एक बार जज नियुक्त हो गया तो उसके बाद उसकी सर्विस कंडीशंस में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसे नुकसान हो। हाँ, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। अच्छा, मतलब नियुक्ति के बाद कटौती नहीं हो सकती? सामान्य तौर पर नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट के सारे खर्चे हैं, जजों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, वो सब भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? हाँ, मतलब देश का मुख्य खजाना। और इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती। वोटिंग नहीं होती? नहीं, बहस हो सकती है, चर्चा कर सकते हैं, पर वोटिंग करके कम नहीं कर सकते। ये एक और सुरक्षा है। सही। मतलब पैसों को लेके कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। फिर एक और बात है, जजों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। कॉन्डक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कहाँ पर? संसद में या किसी राज्य विधानमंडल में। जज अपने काम के दौरान मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए जो करते हैं उस पर बहस करना मना है। अच्छा। हाँ, सिवाय एक स्थिति के, जब उन्हें हटाने का महाभियोग प्रस्ताव चल रहा हो, तब हो सकती है। ठीक है, ये भी उनकी गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ, और रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जज भारत में किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने वकालत नहीं कर सकते। क्यों? इसका क्या कारण है? ताकि वो अपने कार्यकाल के दौरान इस लालच में कोई फैसला ना दे कि रिटायरमेंट के बाद कहीं से कोई फायदा मिल जाएगा। निष्पक्षता बनी रहे। ये भी सही है। और कोर्ट के पास अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति है। अगर कोई कोर्ट की बेइज्जती करता है या उसके आदेश नहीं मानता तो कोर्ट उसे सजा दे सकता है। इससे कोर्ट का अधिकार और सम्मान बना रहता है। ये तो बहुत जरूरी है, वरना लोग कोर्ट को गंभीरता से नहीं लेंगे। हाँ जी। और संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, उसका जुरिस्डिक्शन कम नहीं कर सकती। संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो कम नहीं होंगी। हाँ, संसद चाहे तो बढ़ा सकती है। कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है। ओके। और आखिरी, कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। संविधान कहता है कि राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहें। मतलब जो सरकारी अफसर हैं उनके पास न्यायिक शक्तियां न हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत आजाद संस्था बनाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि ये जितने भी प्रावधान हैं ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट संस्था बनाते हैं।
इनका मकसद ही यही है कि हमारी न्यायपालिका बिना किसी बाहरी डर, दबाव या लालच के सिर्फ संविधान और कानून के हिसाब से अपना काम करे। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये सारे पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने लायक है। मतलब ये देखना कमाल का है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी बारीकी से, कितनी सोच समझकर स्वतंत्रता की ये दीवारें खड़ी की। पर एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सारे इंतजाम आज के इस बदलते हुए तेज रफ्तार वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए काफी हैं, या फिर वक्त के साथ इनमें भी कुछ और बदलावों की या इन्हें और मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं तो शायद संस्थाओं को भी बदलना पड़े। खैर, इसी विचार के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और उसका जो विशाल क्षेत्राधिकार है, मतलब जुरिस्डिक्शन। जी, ये सिर्फ देश का सबसे ऊंचा कोर्ट ही नहीं है, ये एक फेडरल कोर्ट भी है। अपील सुनने वाला, आप कह सकते हैं, अंतिम कोर्ट है। हाँ, और संविधान का रक्षक भी, इंटरप्रेटर भी, और सबसे अहम हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर भी। बिल्कुल, जैसा कि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य शक्तियां हैं, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर रिट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, काफी कुछ है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और कुछ और अन्य शक्तियां भी। कोशिश रहेगी कि इसे आसान इंग्लिश में समझें, ताकि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मदद मिले। सही है। तो शुरुआत करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। मतलब निचली अदालत से अपील के जरिए नहीं, सीधे। अच्छा, किस तरह के मामले? ये मुख्य रूप से फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया, या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई झगड़ा हो। हाँ बिल्कुल। और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वो एक्सक्लूसिव है, मतलब अनन्य, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी तो होंगी। हाँ, दो बातें अहम हैं। पहली कि विवाद ऐसा हो जिसमें किसी कानूनी अधिकार, मतलब लीगल राइट का सवाल जुड़ा हो, कोई राजनीतिक किस्म का सवाल नहीं। ओके। और दूसरी बात, कोई आम नागरिक, मतलब आप या मैं, इस जुरिस्डिक्शन के तहत सीधे केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, और कुछ मामले इससे बाहर भी हैं? जी, जैसे संविधान पूर्व की कोई संधि है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, या राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये सब इसके दायरे में नहीं आते। इसका कोई उदाहरण? पहला केस कब आया था ऐसा? हाँ, पहला ऐसा मामला 1961 में आया था, पश्चिम बंगाल बनाम केंद्र सरकार का। उसमें कोर्ट ने संसद का एक कानून था, कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957, उसे वैध ठहराया था। ठीक है, तो ये था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन पर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ। बहुत ज्यादा। संविधान सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक बनाता है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट फिर उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। जी हाँ, रिट्स, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्श्योरारी। हर एक का अपना मतलब और अपना दायरा है। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी को पेश करो अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत बड़ी गारंटी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल तो है, क्योंकि पीड़ित सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। सही कहा। हाई कोर्ट्स को भी मौलिक अधिकारों के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 226 के तहत। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में क्या फर्क हुआ? एक मुख्य फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट्स जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए, अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से हाई कोर्ट्स का दायरा थोड़ा बड़ा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा व्यापक है। हालांकि संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी अन्य उद्देश्यों के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकती है। अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। समझ गई। चलिए अब अपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, अपील सुनने का अधिकार। जी, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपील न्यायालय है।
इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील यहीं सुनी जाती है। इसका दायरा तो काफी बड़ा होगा। हाँ, इसे हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और एक खास तरह की अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। एक एक करके समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील कब होती है? ये तब होती है जब हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे, मतलब सर्टिफाई कर दे कि मामले में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कानून का कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन जरूरी है। ओके। और सिविल मैटर्स में? सिविल मामलों में अपील तब होती है जब हाईकोर्ट ये प्रमाणित करे कि मामले में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, मतलब कानून का व्यापक महत्व वाला बड़ा सवाल है और हाईकोर्ट की राय में उस सवाल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। पहले इसमें शायद कोई पैसों की सीमा भी थी। हाँ, पहले 20,000 रुपए की एक मौद्रिक सीमा थी, लेकिन उसे 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के जरिए हटा दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्रिमिनल मैटर्स पर। आपराधिक मामलों में अपील कुछ खास स्थितियों में होती है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया और अभियुक्त को मौत की सजा दे दी। या फिर हाई कोर्ट ने कोई मामला निचली अदालत से अपने पास मंगाया और फिर अभियुक्त को मौत की सजा दे दी। हाँ, या फिर तीसरी स्थिति है जब हाईकोर्ट खुद प्रमाणित करे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है। 1970 में संसद ने कानून बनाकर इसके दायरे को और बढ़ाया भी था। और वो चौथा प्रकार, विशेष अनुमति वाला। हाँ, वो है अपील बाय स्पेशल लीव। ये आर्टिकल 136 के तहत आता है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक खास विवेकाधीन शक्ति है, मतलब डिस्क्रेशनरी पावर। इसका क्या मतलब है? मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से देश के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण, मतलब कोर्ट और ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए किसी भी फैसले, चाहे वो अंतिम हो या अंतरिम, इंटरलॉक्यूटरी, के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है। बस इसमें सैन्य अदालतें, मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं हैं। ये तो बहुत ही व्यापक शक्ति लगती है। ये बहुत व्यापक है और इसे सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बाद एक और है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाहकार क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143। जी, इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठ गया है जो सार्वजनिक महत्व का है या उठने की संभावना है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है? नहीं, अगर मामला आर्टिकल 143(1) के तहत है, कानून या तथ्य का प्रश्न, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। लेकिन अगर मामला आर्टिकल 143(2) के तहत है, संविधान पूर्व संधि आदि से उत्पन्न विवाद, तो राय देना बाध्यकारी होता है। और जो राय दी जाती है, क्या वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होती है? नहीं, वो सिर्फ सलाहकार होती है। राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब तक 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार शायद 15 बार राष्ट्रपति ने राय मांगी है। जैसे बेरुवारी यूनियन केस 1960 में। हाँ, या हॉल के वर्षों में 2G स्पेक्ट्रम केस 2012 में। हाँ, बिल्कुल। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका क्या मतलब हुआ? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के दो मतलब हैं। एक कि इसके सारे निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। यह हमेशा के लिए एक सबूत की तरह होते हैं और इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और ये भविष्य के लिए कानूनी मिसाल, लीगल प्रेसिडेंट्स भी बनते हैं। जी हाँ, निचली अदालतों के लिए ये बाइंडिंग होते हैं। और दूसरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति है। ये सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह की अवमानना हो सकती है। और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये तो बहुत चर्चा में रहती है। हाँ, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की भी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके तहत कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और जारी किए गए कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता, माने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच कर सकता है। और अगर कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे अवैध, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शून्य घोषित किया जा सकता है। उसे रद्द कर दिया जाता है। ये शक्ति संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का अंतिम व्याख्याता, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है। बिल्कुल। संविधान के किसी प्रावधान का क्या मतलब है, इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। कुछ और शक्तियां भी हैं शायद, अदर पावर्स? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उठता है, तो उसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये उसका ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अधिकार है। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के आचरण की जांच भी? हाँ, अगर राष्ट्रपति ऐसा मामला जांच के लिए भेजते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। और एक बहुत अहम शक्ति है अपनी ही फैसलों की समीक्षा करना,
रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले दिए गए फैसले को बदल भी सकता है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी गलती से परे नहीं है, तो वो अपने फैसलों की समीक्षा करके उन्हें सुधार सकता है। ये एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी की तरह काम करता है। इसका क्लासिक उदाहरण है केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 में दी अपने पिछले फैसले को पलट दिया था। वाह! तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की व्यापक शक्तियों और उसकी विभिन्न भूमिकाओं की एक झलक। ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। निश्चित रूप से इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी उठेगा और सोचने के लिए अच्छा है। हाँ, बताइए। कि भारत की ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां हम शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत की बात करते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी इन अपार शक्तियों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी, नमस्कार। आज हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम पहलुओं पर, मतलब उसकी संरचना और शक्तियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो खास तौर पर यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मुझे लगता है बहुत काम के होंगे। हाँ, ये एक जरूरी विषय है। तो हमारा मकसद है कि इन सोर्सेस से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकाल कर समझें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है, फिर भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बुनियादी फर्क हैं, और हाँ, संविधान के कौन से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, तो इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की श्रेणियों से। ये जानना जरूरी है कि कोर्ट में कौन क्या भूमिका निभाता है। हाँ, मैंने पढ़ा कि 3 मुख्य तरह के वकील होते हैं। सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले हैं सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स? हाँ, इन्हें सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उनकी योग्यता, अनुभव या फिर कानून के विशेष ज्ञान के आधार पर नॉमिनेट करता है। ओके। पर एक खास बात है, वे सुप्रीम कोर्ट में बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब AOR के, या किसी और कोर्ट में बिना जूनियर वकील के पेश नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, और वे सीधे मुवक्किल से केस लेकर, जैसे याचिका, प्लीडिंग्स या हलफनामे, एफिडेविट्स तैयार करने का काम भी नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब AOR, ये कौन होते हैं? इनका नाम तो काफी सुना है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR बहुत महत्वपूर्ण है। सच कहें तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला या दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार सिर्फ इन्हीं वकीलों के पास होता है। सिर्फ इनके पास? जी, वे किसी भी पार्टी के लिए पेश हो सकते हैं और उनके सारे जरूरी काम कर सकते हैं। शायद ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि कोर्ट में जो मामले आए उनकी क्वालिटी बनी रहे। समझ गया। और तीसरे टाइप के वकील? वे हैं अन्य एडवोकेट्स, अदर एडवोकेट्स। ये वो वकील हैं जिनका नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। अच्छा। वे सुप्रीम कोर्ट में किसी पार्टी की तरफ से बहस तो कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन AOR की तरह कोई मामला या दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। ओके, तो ये वर्गीकरण तो साफ हो गया। अब जरा भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तुलना पर आते हैं। ये दिलचस्प होगा। हाँ, ये काफी दिलचस्प है और इससे ना हमारे सिस्टम की खासियतें समझ आती हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को लेते हैं, मतलब वो मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। हाँ। भारत में ये मुख्य रूप से केंद्र राज्य या राज्यों के आपसी विवादों, मतलब फेडरल मामलों तक ही सीमित है। और अमेरिका में? जबकि अमेरिका में फेडरल मामलों के अलावा जैसे नौसेना, समुद्री मामले, राजदूतों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। दायरा थोड़ा बड़ा है। अच्छा, और अपील सुनने के अधिकार में क्या फर्क है, मतलब अपेलेट जुरिस्डिक्शन में? भारत में अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक, दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल, तीनों तरह के मामलों को कवर करता है। तीनों? हाँ जी। जबकि अमेरिका में ये मुख्य रूप से सिर्फ संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। ओके। और एक बहुत बड़ा अंतर है विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन, SLP, आर्टिकल 136। हाँ, आर्टिकल 136, ये तो काफी सुना है। ये तो बहुत पावरफुल है शायद। बिल्कुल। इसके तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़कर देश के किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष इजाजत दे सकता है। ये कोर्ट को बहुत ज्यादा विवेक की शक्ति देता है। और अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और सलाहकार भूमिका का क्या?
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत अगर कोई सार्वजनिक महत्व का कानूनी सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अच्छा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई सलाह नहीं देता। अच्छा, ये भी एक बड़ा फर्क है। ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या? हाँ, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का दायरा भी अलग है। भारत में ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। ठीक है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है। ये न सिर्फ प्रक्रिया देखता है बल्कि ये भी कि कानून अपने आप में निष्पक्ष है या नहीं। इससे वहां न्यायिक समीक्षा का दायरा ज्यादा व्यापक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में संसद आर्टिकल 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को बढ़ा सकती है। संसद बढ़ा सकती है? जी हाँ, जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां संविधान द्वारा तय सीमाओं में ही रहती हैं, उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। और कोर्ट्स के सिस्टम में भी फर्क है शायद? हाँ बिल्कुल। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और हाई कोर्ट्स उसके अधीन आते हैं, तो एससी का हाई कोर्ट पर नियंत्रण रहता है। ओके। अमेरिका में दोहरी न्याय प्रणाली डबल जुडिशियल सिस्टम है, फेडरल लेवल पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग, इसलिए वहां ऐसा सीधा नियंत्रण नहीं है। ये तुलना तो वाकई भारतीय सुप्रीम कोर्ट की यूनिकनेस को दिखाती है। अच्छा, सोर्सेज में आर्टिकल 124 से 147 तक की एक लिस्ट भी दी है। ये रिवीजन के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये सभी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ खास तौर पर याद रखने वाले हैं आर्टिकल 124 एससी की स्थापना और गठन, आर्टिकल 129 एससी का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इसके फैसले नजीर बनते हैं। बिल्कुल। और आर्टिकल 131 मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 136 एसएलपी, आर्टिकल 141 एससी का कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ आर्टिकल्स जैसे 131A, 144A अब हट चुके हैं, मतलब रिपील्ड हैं। जी है, वो निरस्त हो चुके हैं। नोट्स में कुछ और भी दिलचस्प बातें थीं, जैसे 1950 से पहले अपीलें ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में जाती थी। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और ये भी कि जजों की नियुक्ति में सीनियरिटी के उल्लंघन के कुछ मामले हुए थे, जैसे जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति 1973 में। हाँ, 3 सीनियर जजों को सुपरसीड किया गया था शायद। जी बिल्कुल। और फिर जस्टिस H.R. खन्ना को अनदेखा किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन घटनाओं का सीधा संबंध केशवानंद भारती 1973 और ADM जबलपुर 1976 जैसे बड़े केस से था। और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बड़ी बहस छिड़ी थी। हाँ, और यहीं आर्टिकल 50 का महत्व भी आता है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के सेपरेशन की बात करता है। फिर 1998 में भी राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत जजों की नियुक्ति पर 1993 के एक फैसले से जुड़ी प्रक्रिया पर फिर से राय मांगी थी। तो संक्षेप में कहे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के टाइप्स, भारत अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का कंपैरिजन, जरूरी आर्टिकल्स और कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया। हाँ, इससे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक काफी क्लियर तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की संरचना और शक्तियां कितनी अनूठी और कह सकते व्यापक है। एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि भारतीय संसद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, आर्टिकल 138, जबकि अमेरिकी कोर्ट की शक्तियां संविधान से ज्यादा बंधी हुई हैं। सही कहा। तो भविष्य में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और शक्तियों का विकास कैसे होता है, खासकर इस शक्ति के संदर्भ में कि संसद उसका दायरा बढ़ा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक दिलचस्प विचार। उम्मीद है ये चर्चा तैयारी करने वालों के लिए मददगार रही होगी। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पावर की जो भारत के लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखती है, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, न्यायिक समीक्षा। ये यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे अमेरिका से शुरू हुआ एक सिद्धांत भारत के संविधान का मूल ढांचा बन गया और जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। आइए समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, जुडिशियल रिव्यू अगर आसान शब्दों में कहें तो ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी की वो शक्ति है जिससे वो विधायिका मतलब लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो आदेश देती हैं, उनके कामों को जांच सकती है, ये देखने के लिए कि वो संविधान के हिसाब से वैलिड हैं या नहीं। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई यूएसए में। वहां 1803 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस था,
मार्बरी वर्सेस मैडिसन। मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803, ये नाम तो याद रखना होगा। हाँ, जरूर। उस वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल। उन्होंने इस सिद्धांत को मतलब सबसे पहले सामने रखा, प्रोपाउंड किया। 1803 का एक अमेरिकी केस। तो भारत में इसका क्या सीन है? क्या हमने बस इसे अडॉप्ट कर लिया? नहीं, यहीं पर भारत में स्थिति काफी दिलचस्प और अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, यूएसए में तो ये कोर्ट के फैसले से आया सिद्धांत है, पर भारत में हमारा संविधान खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये शक्ति देता है। अरे वाह, ये तो संविधान में ही लिखा है। जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशल है, पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एकदम सिंपल टर्म्स में। इसका मतलब ये है कि ये संविधान की नींव का हिस्सा है, उसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन, ओके। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत वो पावर है उसके पास। हाँ हाँ, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को छीन या कम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब ये परमानेंटली सिक्योर है। हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से गारंटी बन गया है। समझ गए। तो अगर कोर्ट जांच में किसी कानून या सरकारी आदेश को संविधान के खिलाफ पाती है, तब क्या होता है? तब कोर्ट उसे अवैध, मतलब इल्लीगल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर सकती है। इनवैलिड, नल एंड वॉइड। हाँ, बिल्कुल। ऐसे कानूनी आदेश को अल्ट्रावायरस कहा जाता है, मतलब शक्ति से परे। अल्ट्रावायरस, अच्छा टर्म है। आप समझ सकते हैं कि मानो संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी हो और ये कानून या आदेश उस रेखा को पार कर गए हैं, फिर सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ये शक्ति कानूनों और सरकारी आदेशों पर लागू होती है, पर क्या इसका दायरा मतलब स्कोप यहीं तक है या और भी वाइड है? नहीं, इसका दायरा काफी व्यापक है। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क्वादरी ने जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को समझने के लिए इसे 3 कैटेगरीज में बांटा है। अच्छा, 3 कैटेगरीज, कौन सी? हाँ, इससे पता चलता है कि ये कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है। पहली कैटेगरी है संवैधानिक संशोधनों का जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का भी? हाँ, यानी क्या संविधान को बदलने की प्रक्रिया या खुद वो बदलाव संवैधानिक हैं, कोर्ट इसे भी जांच सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संशोधन भी स्क्रूटनी के दायरे में है। और दूसरी कैटेगरी है संसद और राज्य विधानमंडलों के कानूनों और उनके अधीन बनाए गए नियमों, मतलब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस का जुडिशियल रिव्यू। ये सबसे कॉमन रूप है जो हम ज्यादातर देखते हैं। हाँ, ये तो अक्सर सुनते हैं। और तीसरी है केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्यों, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। हाँ, और सरकार के तहत आने वाले अन्य प्राधिकरणों, अथॉरिटीज के कार्यों का जुडिशियल रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी, मतलब डे टू डे वाले फैसले। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार के रोजमर्रा के फैसले, नीतियां और एक्शंस भी इसके दायरे में आ सकते हैं, अगर वो संवैधानिक कसौटी पर खरे न उतरें। तो इसका मतलब ये पावर काफी वाइड है, संविधान बदलने से लेकर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों तक। बिल्कुल। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग किया है? कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बता सकते हैं जो एस्पिरेंट्स को याद रखने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में इस शक्ति का प्रयोग किया है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: गोलकनाथ केस 1967, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्रिवी पर्सेस अबॉलिशन केस 1971, और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर वाला? हाँ, वही जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव रखी गई। ये लैंडमार्क है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने भी जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस को और मजबूत किया। केशवानंदा भारती केस 1973, ये तो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बेहद जरूरी है, हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और हाल फिलहाल का कोई बड़ा उदाहरण है? रीसेंट? हाँ, बिल्कुल है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 और उसके साथ वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJIC एक्ट 2014। अच्छा, NJIC वाला मामला? हाँ, उन दोनों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। क्यों? क्या कारण था? कोर्ट का मानना था कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसका उल्लंघन करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, तो ये जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत पावरफुल और रीसेंट एग्जाम्पल है। ये तो सचमुच एक जबरदस्त शक्ति है।
तो संक्षेप में आज हमने समझा कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसकी शुरुआत यूएसए में हुई, पर भारत में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एकदम सही। ये केंद्र और राज्य सरकारों के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को संविधान की कसौटी पर परखता है। बिल्कुल। जस्टिस क्वाड्री की क्लासिफिकेशन ने इसके वाइड स्कोप को समझने में मदद की और हमने गोलकनाथ से लेकर एनजेएसी केस तक इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे। हाँ, हमने सारी की एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। ये भारतीय लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस बना रखने का एक महत्वपूर्ण टूल है, संविधान का गार्ड है एक तरह से। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू संविधान के संरक्षक के रूप में कैसे काम करता है और ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच सही संतुलन कैसे सुनिश्चित करता है? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। इस पर विचार जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।